हेलो एवरीवन। ये चैप्टर 5 का पार्ट 3 है। इसके अंदर हम एंग्लो मराठा स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मराठा लोग थे उन्होंने हमारी कंट्री का काफ़ी बड़ा पोर्शन अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था। ठीक है। तो जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, ये जो बन के आते हैं सबसे बड़े स्टॉन्चेस्ट और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एम्पायर बन के आते हैं, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे कठिन ये एम्पायर होते हैं। और इनके बाद मुगलों के बाद और कोई था ही नहीं राज करने के लिए, तो वो मराठास ही होने चाहिए। ठीक है। अब मराठाओं का एक क्या था कि वो अब इतना बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर रखा अपने कंट्रोल में, तो जो एरिया नहीं कर रखा है, जिसमें उनका कंट्रोल नहीं है डायरेक्टली, वहाँ पर भी ये टैक्स लेते थे। चौथ और सुरदेशमुखी इनका टैक्स सिस्टम होता था, कोई 25-10% कुछ शायद टैक्स सिस्टम था। ठीक है, कि हम आपके यहाँ पर अभी तक कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है। ठीक है, तो इसलिए आप हमें टैक्स पे करो। राइट। अब 18 सेंचुरी के मिडल तक आते आते वो लाहौर लाहौर में थे, और वो सोच रहे थे कि अब नॉर्थ इंडियन एम्पायर को रूल करने की बारी आ गई है और मुगल्स के कोर्ट में कुछ खास बचा नहीं है, और हम ही किंग मेकर्स हैं। दे थिंक दैट दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ किंग मेकर्स। और मेन बात शुरू होती है राइज ऑफ मराठास की बैटल ऑफ पानीपत से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से 1761 में, जहाँ पर वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बुरी तरह से हार जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो कुछ ही सालों में, मतलब दशकों में लगा लो, विद इन अ डेकेड, इन कुछ 10 सालों के अंदर अंदर ही वो अपने आप को रीग्रुप करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं, और अब एक पोजीशन वो अचीव कर चुके हैं पावर की इंडिया में, कि अब आ जाओ, अब लड़के दिखाओ कोई सा। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 1720 से लेकर 1740 तक की। बाजीराव वन जो है सबसे बड़े पेशवास में से एक है। ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉन्फिडरेसी बनाई, मतलब एक ग्रुप बनाया बेसिकली सारे प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स का, कि आओ एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। और उससे फिर वो मराठा पावर को एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है। और उन्होंने क्या करा, जितने भी क्षत्रिय सेक्शन हैं मराठास के, क्षत्रिय जो वॉर्स करते हैं, ठीक है, और पेशवास हम जानते हैं, पेशवास जो है ब्राह्मण है। ठीक है। और क्षत्रिय जितने भी सेक्शंस हैं हमारी मराठास के, उनको सबको एक साथ इकट्ठा करा, और जो है इनको बोला कि आपके लीडर होंगे सेनापति दबोदी, कोई लीडर होंगे इनके। ठीक है। तो इस मराठा कॉन्फिडरेसी के अंदर जो भी ईच प्रोमिनेंट फैमिली थी, उस वो जो भी चीफ्स के अंदर जो प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, उनको एक तरह से असाइनमेंट दिया गया था, एक टास्क दिया गया था कि आपने ये एरिया पे कॉन्कर करना है, आपने वो एरिया पे कॉन्कर करना है। और जब आप कॉन्कर करोगे, आप रूल करोगे, तो आप अपने नाम से नहीं करोगे, आप मराठा किंग छत्रपति शाहू शाहू के नाम से करोगे आप। ठीक है। तो जितनी भी मराठा फैमिलीज थी, जो भी जितनी प्रोमिनेंट थी, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज थी जिनको बोला गया था कि आप रूल करोगे। पहला था कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, दूसरे थे भोसले साहब ऑफ नागपुर, तीसरे हैं होलकर्स ऑफ इंदौर, होलकर अहिल्या भाई होलकर वो वाले। चौथे थे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, सिंधिया जो हैं ग्वालियर के, और पांचवा हैं जो पेशवा अपने पूना के। तो ये बातें थी सारी की सारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले की, 1761 से पहले की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है सब चीज़ बदल गई। ठीक है। पानीपत में वो हार गए, और उसमें यंग पेशवा जो माधवराव वन थे, ठीक है, माधवराव, हमने बोला था ना बाजीराव वन से लेकर माधवराव वन तक ये चला था मामला, और माधवराव वन की जो है डेथ हो जाती है 1772 में, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है पेशवास का कॉन्फिडरेसी पे वीक हो जाता है। बट हालांकि ये लोग अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। ये लोग यूनाइट रहते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते रहते हैं। 1775 से लेकर 1782 तक बहुत ज़्यादा इन्होंने पावर बढ़ाई अपनी, लड़े, काफ़ी काफ़ी जंग लड़ी। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये आपस में भी लड़ते थे, ये आपस में भी इनकी कोई क्वारल वगैरह चलती रहती थी, एक दूसरे से कभी कभार नोक झोंक का सिस्टम चलता रहता था। अब इंग्लिश लोगों की एंट्री कैसे होती है, तब जैसे हम देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी बनी है, रॉबर्ट क्लाइव ने इतना कुछ महान काम करा, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये करा वो करा, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले भी चाहते हैं कि हम अपने नेबरिंग स्टेट्स को एक्वायर करें, टेरिटरी एक्वायर करें, ताकि इंग्लैंड में हमारी वाह वाह होए। ठीक है। तो इसीलिए जुड़ जाते हैं वो, उनका एम्बिशन होता है कि भाई अब अपनी टेरिटरी बनानी है और मराठास को हराएंगे हम बड़े से बड़े। ठीक है। जब उन्होंने मुगल्स को हराया तो मराठास को हरा सकते हैं। तो 18 सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में और 19 सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में मराठास और इंग्लिश के बीच में क्लैश होते हैं। 3 वॉर होते हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स, और तीनों को वॉर के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि अंग्रेजों की हो जाती है जीत। इसके जो है कई सारे कारण थे। पहला था कि भाई खुद का एम्बिशन था,
दूसरा था मराठाओं के बीच में खुद में ही लड़ाई चल रही थी, तो डिवीजन करना इनका बहुत आसान था। तो इंग्लिश जो है बॉम्बे में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड बाय क्लाइव इन बंगाल। तो भाई जैसे बंगाल में लोगों को क्लाइव ने करा है, बिल्कुल वैसे ही हमने करना है। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्लाइव ने इतनी बड़ी वो करी है, और तो हमें भी वही करनी है, हमें भी नाम कमाना है, हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब मराठा हाउस की बारी है, अब मराठा हाउस को हमने हराना ही हराना है। ये बात याद रखना कि जो एंग्लो मराठा वॉर है वो सूरत की ट्रीटी से स्टार्ट हुआ था और सालबाई की ट्रीटी पर एंड हुआ था। ठीक है, इट स्टार्टेड विद ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सालबाई। 3 वॉर्स हुए हैं, और दूसरा वॉर हुआ था 1803 से लेकर 1805 में, और तीसरा हुआ 1817 से लेकर 1818 तक, और पहला वॉर हुआ 1775 से लेकर 1782 तक। ठीक है, बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को समझने के लिए हमें पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, डेट है जैन 1761। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव, इनको बहुत ज़्यादा सदमा लगता है इनकी जो है मराठाओं की, क्योंकि बहुत बुरी तरह हार हो जाती है और बहुत ज़्यादा मराठा को मार दिया जाता है। ठीक है, तो अब पेशवा बालाजी बाजीराव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है, इनके 3 बेटे थे, विश्वास राव, दूसरा माधव राव, तीसरा नारायण राव। और भाइयों में 3 भाई थे, पहला रघुनाथ राव, दूसरा शमशेर कृष्णा राव और तीसरा सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, इन जो शमशेर कृष्णा राव और सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव, इनकी जून 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर मौत हो जाती है, और इसके 6 महीने के बाद इनकी भी मौत हो जाती है सदमे के कारण। राइट, अब गद्दी पे कौन आएगा? तो रघुनाथ राव जो थे वो सोच रहे हैं कि मेरे को आना है गद्दी पर, लेकिन उनकी जगह बिठा दिया जाता है माधव राव को। ठीक है, अब माधव राव जो है वो बहुत छोटे हैं अभी। ठीक है, 27 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है वैसे, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है बहुत बढ़िया चलता है, बहुत शानदार तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, और ये अपनी जो हमारी जो लॉ स्ट्रेंथ थी, जो मराठा एम्पायर का जो प्रेस्टीज जो गिर गया था, वो मात्र 10 साल के अंदर अंदर ये ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बनी हुई थी मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी में हमको बोलता ना कि वो प्रोफिशिएंट फैमिली बनी हुई थी, तो वो उनके नाम दोबारा बताता हूँ। एक तो बड़ौदा, गायकवाड़ के बड़ौदा, और भोसले ऑफ नागपुर, पेशवा ऑफ पुणे, होलकर्स ऑफ इंदौर और शिंदे ऑफ ग्वालियर। ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी ये पहले से चलती आ रही थी, बाजीराव के टाइम से चलती आ रही थी, क्योंकि बाजीराव ने तो कलेक्ट कर रहे थे सबको, और पेशवा तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग थे, साथ में होलकर्स और शिंदे जो है ये भी सुपर थे। ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी जो है माधव राव वन के टाइम पर भी बहुत बढ़िया तरह चल रही थी, एकदम कॉर्डली चल रही थी, लेकिन रघुनाथ राव को पता नहीं क्या लगी हुई थी कि उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इरादे थे, उसको बेसिकली वहां पर आना है, गद्दी लेनी है। माधव राव को ये बात पता लग गई थी, तो माधव राव ने उसको कर दिया हाउस अरेस्ट। 1772 में रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट कर दिया माधव राव ने अपने। ठीक है, अब दुखद बात तो ये आती है कि माधव राव को हो रखा था ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब वहां पर तो कोई वेद होते नहीं है, नॉर्मल नेचुरल काढ़ा वाड़ा बना के ठीक करते रहते थे लोग, तो माधव राव का अल्टीमेटली डिमाइस हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस से, और ये जो चीज है मराठा एक्सपेंशन के लिए, मराठा एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत घातक साबित होती है। और अब आते हैं गद्दी पर नारायण राव। नारायण राव तो बिल्कुल इतने कुछ खास कॉम्पिटेंट रूलर नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे एक तो, और रघुनाथ राव को इन्होंने रिलीज कर दिया है। अब रघुनाथ राव जो है ये बंदा फिर से कुछ सोच रहा है, तो रघुनाथ राव ने क्या करा, पेशवा नारायण राव का एसेसिनेशन करवा दिया। ये टाइम था 1773 का। 1773 में नारायण राव कॉन्स्पिरेसी में मारे गए, और अब पेशवा रघुनाथ राव जो कि बहुत ही ओल्ड से हैं, और इन्होंने अपना गद्दी संभाल लिया। अभी सबको पता है कि यार ये इन्होंने जो काम करा है ना, ये वो करा है, कॉन्स्पिरेसी वाला काम करा है, सबको पता था। ठीक है, लेकिन और कोई पूना में कोई इनको लीगल हायर समझता नहीं था, और कोई इनको मानता नहीं था कि यार ये पेशवा बनने के लायक है या नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं मान के चल रहा था, ना प्रजा मान के चल रही थी, ना मिनिस्टर्स मान के चल रहे थे। तो अब क्या होता है कि नारायण राव की विडो जो गंगाबाई है, वहां से चमत्कार होता है, और वो जो है अपने एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम रखती है सवाई माधव राव, यानी कि माधव राव से सवा गाना आगे, जो इतना मतलब एक तरह से जोश भरा था सब में। और अब जो है एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हैं मराठा एम्पायर में, जिनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनका नाम है नाना फडणवीस। वो प्रज्ञा लेते हैं, यानी कि कसम खाते हैं कि मैं इस इन्फेंट को, जो ये बच्चा है, इसको नया पेशवा घोषित करूंगा।
तो अब नाना फडणवीस के साथ आ जाते हैं टुकोजी राव और महाजी शिंदे। ठीक है, ये 12 भाई होते हैं टोटल, और 12 भाई मिलकर एक 12 भाई काउंसिल बनाते हैं, एक तरह से अलायंस करते हैं। ये 12 इन्फ्लुएंशियल सरदार, जिन्हें चीफ्स कहते हैं, मिनिस्टर्स कहते हैं, ये कर लेते हैं, एक तरह से काउंसिल बना लेते हैं, और इनका जो लीडर होता है वो नाना फडणवीस होता है। और ये बोलते हैं कि अब हम जो हैं वो एक तरह से रीजेंट्स बनेंगे, यानी कि पेशवा तो है सवाई माधवराव, लेकिन काम जो है हम करेंगे इनका, हम एक तरह से रीजेंसी में काम करेंगे इनकी। माधवराव टू जो हैं, जो जब वो पेशवा बने थे वो मात्र 40 दिन के पेशवा थे। ठीक है, और जो रघुनाथ राव हैं जो 40 साल के हैं, उनको कोई पेशवा बनाने के राजी नहीं है। अब रघुनाथ राव जो है चुप तो रहने वाले हैं नहीं, ये जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सन 1775 के अंदर। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर मेरे को ना पेशवा बनना है, प्लीज़ मेरे को पेशवा बनवा दो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है बताओ बदले में क्या दोगे। तो इन्होंने बोला कि आप मेरे से सलसेटे और बासीन ले लेना, और साथ साथ मैं आपको ये भी कर दूंगा कि मैं आपको जो मेरा रेवेन्यू होता है सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट्स में से, उसमें से शेयर दे दूंगा। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने हेल्प करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि जाओ हमारे जो 2500 सोल्जर्स हैं, 2500 सोल्जर हैं, वो ले जाओ, हाँ, और जीत लो जंग, अगर जीत सकते हो तो रघुनाथ राव को यही चाहिए था, और क्या चाहिए था, उन्होंने आक्रमण करने के लिए वो चाहिए थी पावर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, कंसिडरेशन जो दी गई हैं, ये ट्रीटी बनी थी, ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। ठीक है, याद रख लेना ये वाली बात। लेकिन हर चीज इतनी आसान कैसे हो सकती है, आपको पता ही है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बन चुका था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, उसकी जो सारी चीजें हैं, सुपरविजरी पावर है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के पास है। तो इसकी कॉपी जो है ट्रीटी की ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के पास। तो तारीख है 15 मार्च 1755। अंग्रेजों की सेना निकल चुकी है सूरत से, रवाना हो चुकी है, और कर्नल कीटिंग जो है इसको लीड कर रहे हैं, और साथ में रघुनाथ राव जो है इनके साथ है। ठीक है, ये मराठों पर युद्ध करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और मराठा भी अब जवाब देने के लिए रेडी हैं। 12 भाई काउंसिल से आते हैं हरिपंत फड़के, जो लीडर हैं मराठा फोर्सेस के, और अब पहला वॉर जो होता है 1775 1 मार्च 1775 को शुरू हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब जो वॉर जो है बिल्कुल शानदार चल रहा है। मराठा जो है हरिपंत फड़के की लीडरशिप में आकर पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं अंग्रेजों की सेनाओं को, और बिल्कुल पछाड़ के रख दिया है। और जो टेक्निक्स इन्होंने इस्तेमाल करी है वो है गुरिल्ला टेक्निक्स, इन्होंने इस्तेमाल करी है युद्ध में अपने। ठीक है, अब जो है हमने देखा था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर वो कॉपी चली गई थी ट्रीटी की, तो वहां पर जो बैठे हैं गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये चाहते हैं कि इस ट्रीटी को रोका जाए। वो कंडेम करते हैं और बोलते हैं अपने अंग्रेजों को कि इनको वॉर को रोका जाए, वॉर को रोको, और अब मराठाओं को भी रोकना पड़ेगा। तो मराठाओं को वारेन हेस्टिंग्स बोलते हैं कि आप वॉर रोक दीजिए और हमारे साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स भेजते हैं कर्नल उपटॉन को मराठाओं के पास एक पीसफुल ट्रीटी करने के लिए। तो कर्नल उपटन जो है पहुंच जाते हैं पूना मराठाओं से ट्रीटी साइन करने के लिए, और जगह है पुरंदर। 1776 का टाइम है और ट्रीटी ऑफ पुरंदर बन जाती है। और अब क्या कहते हैं कर्नल उपटन कि सर बताओ क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला कि देखो पहली बात तो यह है कि हमारे पेशवा जो है रघुनाथ राव नहीं है, हमारे पेशवा रहे हैं सवाई माधवराव पेशवा। ठीक है, हम इनके रीजेंट्स हैं, हम इनका कार्यकाल संभाल रहे हैं जब तक ये कॉम्पिलेट नहीं हो जाते। ठीक है, और अच्छा उन्होंने कहा कि अच्छा रघुनाथ राव नहीं है, ठीक है नहीं है फिर। तो अब जो युद्ध में जितनी भी मराठाओं की जो टेरिटरी सीड करी हैं ब्रिटिशर्स ने, वो आपको रिटर्न कर दी जाएंगी। और ब्रिटिशर्स को ये मानना पड़ेगा कि वो मराठाओं के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएंगे, खासकर रघोबा से भी नहीं मिलाएंगे। तो रघोबा के लिए तो ये जो वॉर था ये बहुत ही बेकार साबित हुआ, क्योंकि ट्रीटी बन चुकी है और जीत हो गई 12 भाई काउंसिल की। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में इतना ही नहीं था, लेकिन आगे भी था, रघोबा का भी कुछ होना चाहिए। तो रघोबा का बोला गया 12 भाई काउंसिल ने कि रघोबा अपना ही बंदा है, तो क्या हुआ अगर वो अपनी आर्मी को त्याग देता है तो उसको हम पेंशन के ऊपर रख लेंगे और उसको 25,000 पेंशन दी जाएगी एनुअली, जो उसके लिए काफ़ी है, उसके खर्चों के लिए काफ़ी है। तो ठीक है, उसको ये डिसाइड कर लिया गया। और अब बात होती थी सलसेटे, और जो उन्होंने टेरिटरी दी थी, रघुनाथ राव ने बोला था कि मैं टेरिटरी दूंगा। तो 12 भाई काउंसिल ने बोला कि हमें वो सलसेटे वापस करो और बदले में कोई और टेरिटरी ले लो जो कि 3 लाख रुपए तक की होगी। आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, एक पीसफुल ट्रीटी बन गई है।
अब अंग्रेजों को लगा यार ये जो रघुनाथ राव है ये बार बार हमें उंगली दे रहा है कि भाई मराठों के साथ युद्ध करो, मराठा कहते हैं कि इनके इनके साथ हाथ मत मिलाओ। तो उनको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो अपना फायदा भी उठाएंगे। ठीक है, ये बात मराठों को भी पता है। अब मराठा चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन इतनी इंप्रूव कर ले कि अगर इंग्लिश कंपनी अगर दोबारा फ्यूचर में अगर हमसे इंटरफेयर करती है या हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करती है तो हम उनसे युद्ध कर सकें। तो उन्होंने क्या करा, फ्रेंच लोगों के साथ साथ दिया। अब तो मराठा और फ्रेंच का हो गया फ्रेंडली अलायंस। मराठा को मिलने वाले थे 2500 यूरोपियन सोल्जर्स और 10,000 इंडियन सोल्जर जो है यूरोपियन लाइंस पर मराठा के ट्रेंड होने वाले थे। और फ्रेंच लोगों को क्या मिलने वाला था, एक वेस्ट कोस्ट में पोर्ट। ठीक है, तो ये बात भी अंग्रेजों से कहाँ छुपने वाली थी। ईयर था 1777। ब्रिटिशर्स ने बोला कि सर हम आपकी ये फ्रेंडली अलायंस का कंडेम करते हैं और अब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फिर से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब इस टाइम पर जो लड़ रहे थे वो थे अपना लीडर महाजी शिंदे। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये काम करा और इनकी जो चाल थी वो आपको बताता हूँ क्या चाल का नाम क्या था। उस टेक्निक का नाम था स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ठीक है, मराठा आर्मी ने पता क्या करा, मराठा आर्मी ने बोला कि तुम हमें अगर हराना चाहते हो आ जाओ, तालेगांव आ जाओ, वहीं पे देख लेंगे तुमको। इससे पहले क्या करा उन्होंने, जितने भी जो भी खेत या जो भी कुएं थे अगर वो जहां से आते वहां पर आग लगा दी और वहां पर कुओं में जहर मिला दिया ताकि ना फूड हो ना वाटर हो। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने जैसे ही वो लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तालागांव में, पीछे से आ गई उनकी बहुत ज्यादा बड़ी सेना मराठों की और खोपोली नाम का एक सप्लाई बेस था मराठों का और वहां पर भी उन्होंने अटैक कर दिया, तहस नहस कर दिया और पूरी शानदार तरीके से मराठा वॉर उन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जीत लिया। लेकिन कहानी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है, तो तालेगांव से वो भागकर पहुंचे थे वडगांव पर भी उन्होंने अटैक कर दिया मराठाओं ने। अब अंग्रेजों की आर्मी के पास क्या ये ऑप्शन है। 1779 जनवरी की बात है, वडगांव में बनती है ट्रीटी। ऑब्वियसली ट्रीटी ही बननी है क्योंकि अंग्रेजों के पास कभी ऑप्शन होता नहीं, जब वो हार जाते हैं तब वो ट्रीटी बना लेते हैं। तो ट्रीटी बनती है ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 जनवरी। वडगांव की ट्रीटी में क्या होता है कि 1775 तक जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर एक्वायर करी होंगी उनको छोड़ना होगा, मराठाओं को देना होगा वापस। और रघुनाथ राव ने सरेंडर कर लिया कि सर मैं अपना गिल्ट कन्फेस करता हूं, मैं ही वेज वॉर करवा रहा था मराठा स्टेट के अगेंस्ट, मैं ही प्रोवोक कर रहा था अंग्रेजों को कि आपके अगेंस्ट लड़े। तो उन्होंने कहा कि चलो हम आपको क्या ही कह सकते हैं, आप हमारे ही भाई जैसे हो, तो आप जाओ, एक काम करो, झांसी चले जाओ और वहां पर आप पेंशन पे रहो, आराम से रहो, क्यों लड़ाइयां कर रहे हो बार बार। ठीक है, तो रघुनाथ राव ने कहा कि यार चल मैं तो चला जाऊंगा, मैं कभी पेशवा बन नहीं पाया, एटलीस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि बाजीराव 2 जो मेरा बेटा है उसको आप पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दे दो, इतना आप कर दो। कहते उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम कर लेंगे। तो ये वडगांव की ट्रीटी में सब चीज हो गई है, लेकिन फिर से कलकत्ता आ गए बीच में, वॉरेन हेस्टिंग्स दोबारा आ गए और उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, हम नहीं एक्सेप्ट करते वडगांव की ट्रीटी को, हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार हारे हैं, दोबारा से अब उनको लग जाती है कि ऐसे कैसे हम कैसे हार गए। तो अब क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 3 लोगों को भेजता है, एक है कर्नल गोडार्ड, दूसरे हैं कैप्टन पॉपहैम और तीसरे हैं जनरल केमिक। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह लड़ाई करते हैं ये लोग, जहां जाते हैं वहीं पर हर एक चीज कैप्चर करने लग जाते हैं। कर्नल गोडार्ड रहे 1779 में अहमदाबाद को, फरवरी 1779 में अहमदाबाद को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्टन पॉपहैम अगस्त 1780 को ग्वालियर कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से खबर आती है कि 1780 दिसंबर में बासीन कैप्चर कर लिया है क्या कर्नल गोडार्ड ने। और उसके बाद जनरल केमिक जो है वो महाजी शिंदे को हरा देते हैं सिपरी में फरवरी 1781 में। अब महाजी शिंदे को इन्होंने साइड करना होता है क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स बोलते हैं तुम एक काम करो, रुक जाओ अभी, अब हम नाना फर्नांडिस के साथ एक अलग ट्रीटी करेंगे और महाजी शिंदे के साथ अलग ट्रीटी करेंगे, डिवाइड एंड रूल खेलेंगे दोबारा से। तो महाजी शिंदे को डीअटैच करने के लिए पूना गवर्नमेंट से वॉरेन हेस्टिंग्स ने डिसाइड करा एक सेपरेट पीस एग्रीमेंट करी जाएगी महाजी शिंदे के साथ। तो टाइम था अक्टूबर 1781, महाजी शिंदे के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी साइन करी और उन्होंने बोला कि तो एक काम करो, हम तुम्हारी जो टेरिटरीज हैं जो हमने कैप्चर करी है वो तुम्हें रिटर्न कर देंगे, हमें नहीं चाहिए टेरिटरीज, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें पूना गवर्नमेंट जो है वो नाना फडणवीस के साथ और हमारे बीच में एक मीडिएटर और नेगोशिएटर का काम करना पड़ेगा, गारंटर का काम करना पड़ेगा। बेसिकली एक तरह से तुम अगर ऐसा करते हो तो फिर
बात हो जाती है। तो महाजी शिंदे जो है बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो मीडिएटर बनेंगे, वो एक तरह से न्यूट्रल काम कर रहे हैं पूरी ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और अब जो है वो साइड हो चुके हैं। ठीक है, 12 भाई काउंसिल के साथ, 12 भाई काउंसिल के साथ वो हो गए साइड। लेकिन साल्सेटे जो है वो अभी भी इंग्लिश के पोजेशन में था, और 1776 तक ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम तक जो भी चीज़ें एक्वायर करी थी मराठास की वो उनको रिस्टोर कर दी जाएगी, साथ में बेसिन भी उनको दे दिया जाएगा। इस ट्रीटी का नाम तो बताना भूल गया आपको मैं, इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई, आखिरी ट्रीटी थी जो मराठाओं के साथ साइन करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अब जो है एक और बात बोली उन्होंने कि पेशवाओं को अब इजाजत नहीं है वो किसी और यूरोपियन के साथ सपोर्ट में बात करे। तो होगा अब मराठा और अंग्रेजों के बीच में ही होगा, आप मराठा लोग जो है किसी और यूरोपियन कंट्री के साथ हाथ नहीं मिला सकते। तो इस ट्रीटी का म्यूचुअल गारंटर है महाजी शिंदे, और ट्रीटी हुई है वेरेन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस के बीच में, और म्यूचुअल गारंटर जो हो गया बन गया है महाजी शिंदे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गया था 1755 से लेकर 1782 तक, और एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ सलबाई पर। लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ, वो हुआ 1803 में से लेकर 1805 तक। अब इन 20 सालों में ऐसा क्या हो गया जो ब्रिटिशर्स और मराठा लोग जो हैं आमने सामने आ गए। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। क्या हुआ, 1795 का ईयर था, बहुत ज्यादा दुखद समाचार था। पेशवा माधव राव टू शनिवार वाड़ा की ऊंची दीवार से छलांग मार के सुसाइड कर लेते हैं। और अब क्या होता है, अब माधव राव टू की कोई संतान तो है नहीं, तो अब कौन बचता है, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो पेंशन पे जी रहे थे, इनके थे 3 बेटे, एक था बाजीराव टू, एक था चिमाजीराव टू, और एक था अमृत राव। ठीक है, बाजीराव टू जो है वो पेशवा बने हैं, अमृत राव जो है इनको अडॉप्ट करा था। 1795 की बात है। अब पेशवा बन चुके हैं बाजीराव टू, और चीफ मिनिस्टर जो है मराठा एम्पायर के वो बने हैं नाना फडणवीस, जो कि पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी को अपनी सूझबूझ से संभाले बैठे हैं। पेशवा बाजीराव टू जो है वो इतने कुछ खास बड़े लीडर नहीं बने, और अब इनकी जो है नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस की मृत्यु होती है 1800 में, सन 1800 में, और उसके बाद जो है मराठा कॉन्फेडरेसी को संभालने वाला कोई भी नहीं बचा। अब इन मराठा कॉन्फेडरेसी में आपसी रंजिश होनी शुरू हो गई है। पेशवा बाजीराव टू का कोई खास कंट्रोल तो है नहीं, तो इनका कोई ज़्यादा बड़ा पूछता नहीं है इनको कोई। ठीक है, और अब इनमें से जो अगर हम देखें शिंडा और होलकर के बीच में, जो दोनों पावरफुल कॉन्फेडरेसी थी, इनके बीच में भी आपसी जो है छोटे मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। उन दिनों जो सबसे पावरफुल चीफ थे होलकर से, वो थे जसवंत राव होलकर, और शिंडिया से थे दौलत राव शिंडिया। ठीक है, जसवंत राव होलकर और दौलत राव शिंडिया में भी आपसी लड़ाइयाँ चलती रही हैं। अब जो पेशवा बाजीराव थे ना, पेशवा बाजीराव टू, ये दौलत राव शिंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो होलकर जो है, होलकर ने अपने कैंपेन चला रखे थे, जसवंत राव होलकर ने नॉर्थ इंडिया में अपने कैंपेन चला रखे थे। और इनका जो भाई था विट्ठू जी होलकर को बोला होता है कि साउथ में तू कैंपेन चालू करो। लेकिन विट्ठू जी होलकर जो है पेशवा की टेरिटरी में ही लूटपाट करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेशवा बाजीराव टू को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने क्या कहा, इनको अरेस्ट करो और इसको हाथी के पैरों के नीचे को चलवा दो। ठीक है, तो ये बात सुनकर जो है जसवंत राव होलकर जो है आग बबूला हो जाते हैं, और अब क्या करते हैं, ये वॉर शुरू कर देते हैं, और पेशवा बाजीराव टू को सपोर्ट करते हैं दौलत राव शिंदे। दोनों मिलकर जो है वो वॉर करने वाले हैं होलकर के साथ। ठीक है, इंदौर में। अब होलकर जो है पूरी तरह हरा देते हैं पेशवा और शिंदे को। हड़पसर की नाम की जगह है, एक पूना में एक हड़पसर नाम की जगह है, वहां पर ये पूरी तरह हरा देते हैं और होलकर की जीत हो जाती है। पेशवा बाजीराव हैं वो पहुंच जाते हैं, भाग जाते हैं बसीन को। ठीक है, और होलकर के विनायका राव होलकर जो हैं अब पेशवा बन जाते हैं पूना के। ऐसे जसवंत राव होलकर तो खुद भी पेशवा बन सकता था, लेकिन वो बना नहीं, क्योंकि अगर वो बनता तो सारे जो चीफ्स बैठे हुए हैं साइड में वो उन पे हमला कर देते। अब लेकिन विनायक राव को ही क्यों, विनायक राव कौन था, विनायक राव जो था अमृत राव का बेटा था। ठीक है, और अमृत राव का बेटा तो यानी कि रघुनाथ राव का भतीजा। ठीक है, तो यहाँ पर विनायक राव को बनाना सही समझा उन्होंने। तो अब बाजीराव टू जो है दोबारा से पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन साल जो है 1802 चल रहा है अभी। तो बाजीराव टू जाते हैं, फिर से अंग्रेजों की हेल्प लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे पेशवा बनवाओ। इनकी यार यही सबसे बड़ी बुरी हालत है कि तुम अंग्रेजों से क्यों सहारा ले रहे हो। अंग्रेजों के साथ पहले अपना मिलकर जो है अंग्रेजों को हरा दो, उसके बाद तुम अपना युद्ध करते रहना। एक्सटर्नल मैटर्स को क्यों कंसिडरेशन नहीं देते, पहले इंटरनल मैटर की सॉल्व करने लग जाते हैं। अपनी आपसी रंजिश पहले में तो जब भी तो हमारा भारत जो है 400 साल ब्रिटिशर्स की गुलामी सहता रहा है,
ठीक है। तो 1802 का साल है और बाजीराव जाते हैं कि सर मुझे पेशवा बनना है, प्लीज बनवाओ। ब्रिटिशर्स बोलते हैं बताओ हमें क्या ऑफर करोगे आप। ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन, 1802 की ट्रीटी होती है ये, जिसके अंदर सेटलमेंट की जाती है बाजीराव टू और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सेटलमेंट की गई। तो सबसे पहले ही उन्होंने ऑफर करा बाजीराव ने कि मैं आपको सूरत देता हूँ। ब्रिटिशर्स ने सूरत मांगा तो इन्होंने सूरत दे दिया। उन्होंने फिर बाद में मांगा कि हमें 26 लाख तक की टेरिटरी चाहिए, तो बाजीराव मान गए कि ठीक है मैं आपको 26 लाख तक की कोई टेरिटरी जो है आपको दे दूंगा। बदले में क्या मिल रहा है, ब्रिटिशर्स जो दे रहे हैं 6000 ट्रूप्स जो दे रहे हैं वो परमानेंटली स्टेशन करेंगे कि आप इन 6000 ट्रूप्स को अपना खाना पीना जो है इनका पूरा करोगे, ये परमानेंटली रहेंगे, लड़ाई के बाद भी आपके साथ ही रहेंगे ये, ठीक है। और इन्होंने एक और डिमांड करी कि जो चौथ आप मांगते हो निज़ाम डोमिनियन से, वो भी आप इनसे नहीं मांगोगे अब। तो इससे निज़ाम डोमिनियंस को भी फायदा हुआ। और एक और बात बोली इन्होंने कि अगर जिनसे ब्रिटिशर्स का जिनसे वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उनके किसी भी मेंबर को आप अपने यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करोगे और जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज हैं वो हम कंट्रोल करेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे। तो मराठों के एम्पायर में अब कोई भी यूरोपियन जो नेशन का बंदा जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकता, और खासकर जब वॉर चलेगा तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब ये ट्रीटी थी ना, ट्रीटी ऑफ बसीन, जो है एक तरह से सबसे बड़ा कदम था मराठा एम्पायर के डिसोल्यूशन का। ये बाजीराव टू नहीं जानता था कि ये जो करने जा रहा है ये कितना गलत है, ठीक है। तो 1802 में सब्सिडरी अलायंस एक तरह से बन गया और अब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई थी। तो दिन था 13 मई 1803, बाजीराव टू को पेशवा बना दिया गया और विश्वंतराव होलकर की हार हो गई और अब जो है पेशवा दोबारा बन गए बाजीराव टू। लेकिन वो इंडिपेंडेंट पेशवा नहीं बने क्योंकि अब जो है ब्रिटिशर्स की जो फौज है मराठों के बीच में घुस चुकी है और ब्रिटिशर्स जो है मराठों की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात जो है किसी भी चीफ को, जो थे ग्वालियर के, नागपुर के, बड़ौदा के, इंदौर के, किसी भी चीफ को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो यही बात हुई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं हुई थी किसी को भी, तो शिंड्या और नागपुर के लोगों ने सोचा कि इसको अटैक करा जाए ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स के साथ ये हार गए दोनों मैच, दोनों वॉर हार गए। और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी चाल चली, अपनी अलग अलग सेपरेट ट्रीटी बनाई इन्होंने। तो शिंडे वालों के साथ बनाई 1803 में ट्रीटी ऑफ सुराजिन जंगोन, और 1803 में कुछ टाइम बाद ही नागपुर के साथ भी बनाई ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो अब बारी थी होलकर खानदान की, ठीक है। तो होलकर लोगों ने 1804 में इनसे मुकाबला करा, अटैक करा, 1805 तक मुकाबला चला और ये लोग भी हार गए। और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1806 में इनके साथ बना ली गई ब्रिटिशर्स ने। तो अब राज करने वाले हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स मराठाओं पे। तो सेकंड मराठा वॉर जो है 1805 में खत्म हो गया और मराठा एम्पायर जो है पूरा ब्रिटिशर्स के पास हो गया और धीरे धीरे करके आइसोलेट में जो मराठा लोग जो हैं अपना साइड होते गए। तो अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, ठीक है। अब क्या होता था कि जब मराठा जो थे पेशवा बाजीराव टू, इन्होंने क्या कहते हैं अपनी एक्सपीडिशंस बना रखे थे, अपनी कॉन्फेडरेसी बना रखी थी, जहां भी जाते थे वो कॉन्फेडरेसी साथ जाती थी पहले, है ना। तो वो युद्ध करते थे फिर एक साथ। अब क्या होता था कि जब भी वो कहीं किसी चीज़ को, टेरिटरी को एक्वायर करने जाते थे, कोई एक्सपीडिशन करने जाते थे, तो वो साथ में लेते थे पिंडारियों को। अब पिंडारी क्या होते थे, पिंडारी बेसिकली आपने वीर मूवी देखी होगी, तो सलमान खान पिंडारी का रोल निभा रहे थे उसमें। तो पिंडारी बेसिकली लुटेरे हैं, लेकिन वो लुटेरे नहीं है, वो मर्सनरीज है। मतलब वो फ्री में जो है जहां मर्जी उनको लड़वा लो, वो साथ देंगे मराठों का, और बदले में क्या होगा, जो जीती हुई टेरिटरी होगी उसमें वो लूटेंगे या फिर उसको वो एक्वायर करेंगे बाद में, जो उनको टेरिटरी उनको अच्छी लगेगी वो ले लेंगे। मराठों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, चल रहा है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब जो है पिंडारी की बात बताऊं तो आपको, पिंडारी में ना कोई कास्ट है ना कोई क्लास है, अपर क्लास भी है, लोअर कास्ट भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अफगानी भी है, क्रिश्चियन भी है, सब है इसके अंदर, ठीक है। मतलब बेसिकली लुटेरों की गैंग है ये, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ये लोग। उसके बाद क्या होता है, सेकंड एंग्लो मराठा जो है एंग्लो मराठा वॉर होती है, और उसके बाद मराठा लोग जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वीक हो जाते हैं तो काम वाम तो मिल नहीं रहा होता, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं प्लंडर करने की, अलग अलग टेरिटरीज को, निज़ाम को प्लंडर करते हैं, लूटते हैं, कार्नेटिक के एरिया को लूटते हैं, मालाबार को लूटते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटते हैं। तो सन की 1817 चल रहा है, 1817 ईयर चल रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग को बड़ी परेशानी हो रही है ये पिंडारियों से, ये लोग आते हैं लूट के चल जाते हैं हमारी टेरिटरी को और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमें।
तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है मुहिम चलाते हैं 1817 में कि इन पिंडारियों पर अटैक करा जाए। और इन पिंडारियों पर अटैक करना मतलब मराठाओं की सॉवरेनिटी पर अटैक करना। तो मराठाओं को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और मराठा जो है, जो अभी बिल्कुल वीक से हुए पड़े हैं, वो सोचते हैं कि हम अंग्रेजों से बदला लेंगे। और इसी तरीके से शुरू हो जाती है 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है और 1817 में पिंडारियों पर अटैक हो रहा होता है। तो बैकग्राउंड में 1817 वाला पिंडारी वॉर चल रहा है और एंग्लो मराठा वॉर भी चालू हो गई अब। तो जैसे हम देखते हैं, जब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो सब्सिडरी अलायंस बन गई थी। तो हर कॉन्फेडरेसी में, बड़ौदा में, नागपुर में, पुणे में, ग्वालियर में और इंदौर में, सब जगह ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रेजिडेंसी बना ली थी, ताकि एक तरह से इनके बेसिकली कहाँ बनाई थी, इनकी कैपिटल सिटीज़ में बनाई थी, जो कैपिटल टाउन्स है ना, जहाँ पर मतलब मेजर पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ पर, ताकि एक क्लोज वॉच रखा जा सके इन मराठाओं के चीफ्स पर कि कहीं ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं और कुछ तो कॉन्स्पिरेसी तो शामिल नहीं हो रही, कहीं अटैक तो करने वाले नहीं है। ठीक है, तो अब एक और बात सामने आती है कि भाई गायकवाड़ और पेशवा जो दोनों चीफ्स हैं, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, कुछ पैसे वैसे की लेन देन की बात है और वो सेटलमेंट करने के लिए गायकवाड़ का जो है गंगाधर शास्त्री जो है पूना के लिए रवाना होता है। गायकवाड़ का गंगाधर शास्त्री जो है एक मिनिस्टर है, वो पुणे के लिए रवाना होता है और वहाँ पर बीच दौरान ही त्रिम्बक जी डांगलिया जो है पेशवा के मिनिस्टर हैं पूना से, ये इनका मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में आ जाती है, क्योंकि गायकवाड़ जो है उनकी रेजिडेंसी के बीच में आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमें त्रिम्बक जी डांगलिया चाहिए, हमें उसकी कस्टडी चाहिए। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करना था, देना ही पड़ा, ऑब्वियसली देना पड़ा, ना चाहते हुए भी डांगलिया को सरेंडर होना पड़ा। और पर वो तो बात चलो ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में ना एक बात आ गई कि यार हो सकता है कि पेशवा ना हमारे खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, ये जरूर कुछ कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तो फिर एक और ट्रीटी बनती है, ट्रीटी ऑफ पूना। अब ट्रीटी ऑफ पूना जो है वो साइन होती है जून 1817 के अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें ब्रिटिशर्स ने और मराठाओं ने सेटल करी थी। मराठों ने तो क्या ही सेटल आउट करना है, ब्रिटिशर्स ने सेटल आउट करा था। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें अब आपकी पूरी की पूरी टेरिटरी पे कंट्रोल चाहिए। नर्मदा रिवर से लेके तुंगभद्रा रिवर तक, नर्मदा रिवर नॉर्थ में है और तुंगभद्रा रिवर साउथ में है, इन यहाँ तक पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक का इलाका अब हमारे कंट्रोल में है। और आप गायकवाड़ से कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लोगे और कोई भी क्लेम आप नहीं लोगे, और साथ ही साथ आप इंडिया में कोई भी पावर का सहारा नहीं ले सकते, ना ही आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये दो रीजंस थे, एक तो पिंडारिया और एक थे ट्रीटी ऑफ पूना। ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। तो पेशवा बाजीराव 2 ये जो है बिल्कुल नए अवतार में आ जाते हैं, इनको बदले की भावना जाग जाती है और ये अंग्रेजों को हराने का बिल्कुल निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों कौन, मराठा कॉन्फेडरेसी के चारों मेंबर, चारों चीफ, भोसले नागपुर से, पेशवा पुणे, शिंदे ग्वालियर और होलकर इंदौर से। गायकवाड़ तो अंग्रेजों के साथ लगे हुए हैं, तो इनसे तो क्या ही मदद मांग रही। ये चारों प्लान बनाते हैं कि चलो ब्रिटिशर्स को अब मजा सिखाया जाए। ठीक है, तो बाजीराव जो है अपनी अब पूरी तैयारी करने लग गए हैं, वॉर की तैयारी करने लग गए हैं और मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हर एक चीज़ कला, वो युद्ध कला सीख रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस हो रही है वॉर को शुरू करने की, ये सीक्रेट में की जा रही है। वो सारा पैसा अपना जो है लगा देते हैं ज़मीन में आर्मी खड़ी करने में, और पैसा जो है भोसले, शिंदे और होलकर को भी ये दे देते हैं कि तुम भी अपनी आर्मी अच्छी तरह बिल्ड आउट करो और अब हमें अंग्रेजों को बिल्कुल सबक सिखाना है। ठीक है, साथ में ये लोग जो हैं ये लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, लेटर देते हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह को भी देते हैं और नेपाल के किंग को भी देते हैं, ताकि हमारी जो आर्मी है पूरी तरह खड़ी हो जाए। तो प्लानिंग हो गई है पूरी तरह से बढ़िया। ठीक है, अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में आखिरी वॉर होने वाला है। तो पेशवा और शिंदे जो हैं दोनों अपना लेटर लिख रहे हैं। शिंदे जो है पकड़े जाते हैं ये सब काम करते हुए कि भाई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। तो अब अंग्रेज जो है इसके साथ फिर ट्रीटी साइन करते हैं और बोलते हैं कि अब आपने मदद करनी है हमारी पिंडारियों का मुकाबला करने में। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो है 1817 नवंबर में साइन हो जाती है। तो शिंदे तो मजबूर हो गए, भाई क्या कर सकते हैं अब। तो अब जो है पेशवा को लगता है कि भाई और पकड़े जाएंगे, तो पेशवा, भोसले और होलकर ये तीनों मिलकर अब युद्ध करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आगाज कर दिया जाए युद्ध का, और युद्ध जो है शुरू हो जाता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो मराठों में है पेशवा, भोसले और होलकर। ठीक है, और सामने है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो पेशवा बाजीराव का सबसे पहला कदम होता है कि पुणे रेजिडेंसी में वो आग लगा देता है। और ऐसे ही भोसले यानी कि अप्पा राव भोसले जो है नागपुर में, जो नागपुर की ब्रिटिश रेजिडेंसी है, वहां पर आग लगा देते हैं। ठीक है, तो अब जो है पूरा वॉर शुरू हो गया है। अब पेशवा जाते हैं खिड़की, जो एक ब्रिटिश का कैंप है, वहां पर ये सोचते हैं कि वहां पर अटैक करा जाए। और भोसले की लड़ाई होती है सीताबुल्दी में ये अंग्रेजों से। पेशवा जो है खिड़की में गए हैं और भोसले गए हैं सीताबुल्दी में। अब बचे होलकर। होलकर की लड़ाई होती है माहितपुर में। माहितपुर, सीताबुल्दी और खिड़की, तीनों जगह पर अलग अलग स्थानों पर इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी है। तीनों जगहों पर हार मिल जाती है मराठों को। खिड़की में भी हार जाता है पेशवा, सीताबुल्दी में हार जाता है भोसले और माहितपुर में हार जाता है होलकर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, होलकर के साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन कर लिया और पेशवा जो है साउथ की तरफ भाग गया। ईयर था जनवरी 1818। ब्रिटिशर्स को डर लगा हुआ था कि भाई पेशवा साउथ की तरफ भाग गया, अब ये वहां पर जाकर हमारे खिलाफ अटैक करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पुणे में और फोर्सेस मंगवाई कि भाई फोर्सेस ले आओ, पेशवा जो है कुछ भी कर सकता अभी। तो पुणे की तरफ फोर्सेस आ रही थी, तो वो कोरेगांव में ना रात गुजारने के लिए रुकी। पेशवा ने वहां पर अटैक करा, पेशवा वहां पर भी हार गया, पेशवा फिर वहां से भी भाग गया। उसके बाद क्या होता है, 1817 फरवरी 1817 से लेकर 1817 जून तक बाजीराव टू जो है वो जिंदगी भर अपनी भागते ही रहे अपनी बचाव करने के लिए। पेशवा की जो है फौज जो है वो भी क्या करती यार, वो भी थक हार गई थी। ठीक है, तो भागते भागते जितनी ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी बचने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करी, नहीं बचा पाए। और एंड में जून 1818 में पेशवा बाजीराव टू ने सरेंडर कर लिया और वहां से पेशवाशिप भी अबॉलिश हो गई। जिंदगी भर के लिए मराठा जो है नीचे चले गए और टेरिटरी जो है सारी की सारी मराठाओं की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ गई, कैप्चर हो गई, इंग्लिश लोगों के पास आ गई है। और थर्ड मराठा वॉर जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है जिंदगी। तो जिस पेशवा बाजीराव टू के ग्रेट फोर फादर्स ने वहां पर राज करा था, उस धरती पर राज करा था, उसी बाजीराव टू को बिथुर सेंड कर दिया जाता है, जो कि कानपुर के नियर है। ब्रिटिशर्स ने ये जो इस टाइम पे डेट थी 1818 जून, ब्रिटिशर ने इसलिए ये करा ताकि लोगों को सबक सिखाया जाए कि जो बंदे हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस में है, अगर वो हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो उनका ये हाल होगा। इसके बाद क्या हुआ कि प्रताप सिंह थे, जो कि छत्रपति शिवाजी के वंशज के जैसे थे, मतलब डिसेंडेंट थे शिवाजी के। तो उसको एक छोटा सा प्रिंसिपल रूल दे दिया। सतारा नाम का कोई जगह थी, वहां पर उसको रूलर बना दिया कि तू भी खुश रह ले, कोई बात नहीं, ठीक है। और रही बात बाजीराव टू की, तो उसको पेंशन के ऊपर सहारा बताया उसने, पेंशन उसको मिलती रही थी अंग्रेजों से। और रही बात पिंडारियों की, तो पिंडारियों का भी 1818 तक सारा खात्मा हो गया। पिंडारी के जो लीडर थे आमिर खान और करीम खान, उन्होंने सरेंडर कर दिया और चीतू खान जो थे वो जंगलों की तरफ भाग गए अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए। तो यहाँ हमारा खत्म हो जाता है एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।